सो आप लोग बोलते हो ना सोलो लेवलिंग लाओ। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस से देखिए क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे उसमें रिस्पांस बहुत ज़्यादा कम आया है। इतना कम रिस्पांस देख के ना नया वीडियो लाने की इच्छा ही नहीं करता क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो को रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद ऑडियो एडिटिंग, उसके बाद वीडियो एडिटिंग, उसके बाद इतना कम रिस्पॉन्स होने पर अच्छा नहीं लगता। सो अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हो कि मैं वीडियोज़ लाते रहूँ, सो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना है। 1 के लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए पूरा 150। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन डिमन कसल से आने के बाद अपने माँ से मिलता है। अब आगे सो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जिन और कुछ हंटर्स के साथ एसोसिएशन में बैठा हुआ है। एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है रीवैल्यूएट करने के लिए। जिन सब कुछ देख के सोचने लगता है, अरे प्रोसेस तो अभी तक वही है, एकदम ही चेंज नहीं हुआ है। तभी देखते हैं और एक हंटर सबको देखते हुए और जिन को देखते हुए कहता है, अरे ऐसे नर्वस मत हो, किसी किसी का तो इस सब से जिंदगी बदल जाता है पर मेजॉरिटी का नहीं होता। और वहाँ पे जो देख रहे हो ना सामने की तरफ जो लोग, अगर किसी का रैंक थोड़ा सा ऊपर होता है जैसे कि डी रैंक या फिर सी रैंक, तो फिर बहुत सारे एजेंट हैं, वो सब इन सबको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। ये सुन के जिन कहता है, क्या एजेंट? हाँ वो एजेंट है। वो सब डिफरेंट गिल्ड से आते हैं पर वो सारे गिल्ड कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं मिलते और इसीलिए उनको खुद ही ऐसे रिक्रूट करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उनके पास ज़्यादा हाई रैंकिंग हंटर्स नहीं है तो वो सब ज़्यादा रिस्क लेते हैं। उसकी ये सब बातें जिन भी समझता है क्योंकि वो भी ई रैंक का था, तो उसे पता है उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस हंटर को बाहर निकलते हुए और नेक्स्ट हंटर को रीइवैल्यूएट करने के लिए बुलाती है। वो हंटर की फेस देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश है, उसका रैंक वो नहीं बढ़ा है। जो हंटर जिन से बात कर रहा था वो आगे जाते हुए कहने लगता है, सच में तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक कि तुम्हारा रैंक ई रैंक में ना जाए तुम कम से कम बेसिक लिविंग तो कर ही सकते हो। ये सब वो कह ही रहा था। तभी जिन वो साइड में देखता है, उसके साइड में और एक हंटर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी काँप रहा है। वो काँपते हुए कहने लगता है, अगर मैं किसी मेजर गिल्ड में जा पाया तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं डाउन पेमेंट ले सकता हूँ, तो शायद मैं अपना डेब्ट कंप्लीट कर पाऊँ और मेरे बेटी के साथ अच्छे से जिंदगी जी पाऊँ। मुझे सी रैंक चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जिन चारों तरफ देखने लगता है, देख के सोचने लगता है बहुत लोगों की जिंदगी उनकी रैंक के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले तो एक रैंक एक हंटर की पावर को दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, हो सकता है कोई नॉर्मल रैंक का हंटर बहुत सालों साल प्रैक्टिस करे पर फिर भी रैंक के बीच जो डिफरेंस होता है उस गैप को फील करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मिस्टर सॉन्ग, वो कैंग तासक से लड़ा, वो एक स्वॉर्डमैन था पर फिर भी उनका स्किल कैंग तासक के सामने कुछ भी नहीं था जो कि उससे एक ही लेवल ज़्यादा था। हाँ, ऐसा मेरे लिए भी हो सकता है, मैं भी तो वैसा ही था ई रैंक का, पर अब सब कुछ डिफरेंट है। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी देखते हैं वो हंटर बाहर निकलता है। वो भी बहुत ज़्यादा निराश है क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर है। वो लेडी तभी जिन के साइड में जो आदमी था उसे बुलाती है और कहती है, क्या आप आ सकते हैं सर? वो आदमी कहता है नहीं, और तभी जिन को देखते हुए कहता है, क्या तुम जा सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है। जिन कहता है, हाँ कोई नहीं, चलो। और तभी देखते हैं जिन उस लड़की के साथ आगे जाता है। रीवैल्यूएशन रूम में देखते हैं वो लेडी उससे पूछती है, तुम्हारा नाम वो क्या है? संग उसे अच्छे से जवाब देता है। वो लेडी सोचने लगती है, क्या संग जिनवू? उसने तो पहले ही रीइवैल्यूएट कराया था और इसीलिए वो उससे फिर से पूछती है, क्या सच में तुम यहाँ पे फिर से रीइवैल्यूएशन कराने के लिए आए हो? जिन कहता है, हाँ। वो लेडी उसे अच्छे से समझाती है कि उसे जो ये ब्लैक ऑफ दिख रहा है इसके ऊपर अपना हाथ रखना है। जिन अपना हाथ उस ब्लैक ऑफ के ऊपर रखता है जिससे वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। वो ब्लैक ऑफ ग्लो करने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगता है। उस लेडी को देखते हैं, वो अपने डिस्प्ले की तरफ, मॉनिटर की तरफ देखते हुए घबराई हुई है और सोचने लगती है, क्या चल रहा है? क्या ये कोई एरर है? रुको जरा, मैं इस प्रोसेस को मुझे रीस्टार्ट करने दो। वो बार बार बटन्स को प्रेस करने लगती है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। हर बार वहाँ पे ऐसा ही एरर्स आ रहा है। और तभी देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी आता है। आते ही वो उससे कहता है, क्या चल रहा है? तुम ये मानामीटर्स को बार बार ऐसे ही बटन्स को प्रेस कैसे कर रहे हो? और चैंग सिक वो कहाँ है? वो लेडी कहती है, वो तो रेस्ट रूम गया है सर। ये सुन के वो उस आदमी को गुस्सा आता है और कहता है, दैट पंक, मैंने उससे बार बार कहा था ऐसे ही काम के बीच ब्रेक मत लिया करो। वैसे तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। वो आके पूछता है, क्या हुआ है? वो लड़की कहती है, मानामीटर इसके साथ कुछ गड़बड़ है सर। वो सामने देखने लगता है और सोचने लगता है, मैं यहाँ पे आया क्योंकि मिस्टर बीएक ने मुझसे कहा था इस बंदे के बारे में कुछ स्पेशल है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता। रीअवेकनिंग इतना भी ज्यादा कॉमन नहीं है।
किसी के भी साथ हो जाए। यहाँ पे बहुत से हंटर्स हैं जिनको कि लगता है वो रीअवेकन हो चुका है, पर यहाँ पे आते हैं, अपना माना चेक करवाते हैं और फालतू में अपने पैसे बर्बाद करते हैं। और तभी देखते हैं वो डिस्प्ले की तरफ देखता है, वो लेडी उसे कहता है देखिए सर यही आ रहा है, बार बार ये एरर मैसेज आ रहा है। ये देखते ही हम देखते हैं वो आदमी पूरी तरह से चौंक जाता है, पूरी तरह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसके बाद वो किसी तरीके से उस लेडी से पूछता है कितने दिन से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। वो लेडी कहती है 6 महीने हो गए सर। क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मैंने कोई गलत बटन प्रेस कर दी। वो सोचने लगता है क्या 6 महीने, कुछ साल तो हो चुके हैं। इस रैंक हंटर चाय येन की माना को इवेल्युएट किया गया था। और सामने की तरफ देखते हुए कहता है जाओ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, बस चैंग सेक को बुला के लाओ। वो लड़की कहती है माफ़ कीजिएगा सर, पर वो तो रेस्ट रूम में है ना। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है आई डोंट केयर वो कहाँ है, जाओ और उसे बाहर से लेकर आओ। और वो माना मीटर की तरफ देख ही रहा है और सोचने लगता है इसीलिए अब तक मैंने ये नोटिस नहीं किया था, इसीलिए मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलता। वो लेडी जाने से पहले फिर पूछती है क्या हुआ मिस्टर जंग क्या हुआ बताइए ना। मिस्टर जंग कहता है ये कोई नॉर्मल एरर मैसेज नहीं है, ये माना मीटर उसकी पावर को मापने के लिए कैपेबल ही नहीं है। और तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है, ये माना मीटर इतना ज़्यादा पावरफुल ही नहीं है उसकी माना को मेजर कर सके। ये सुन के वो लड़की भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है क्या, इसका मतलब क्या वो। और तभी कहता है हाँ वो है कोरिया का 10th एस रैंक हंटर। हाँ तुमने सही सुना, वो एक एस रैंक हंटर है। सो फाइनली दोस्तों जिनवू एक एस रैंक हंटर बन गया है ऑफिशियली। सीन शिफ्ट होता है वो जिनचिल को एक आदमी के साथ देखते हैं बात करते हुए। वो आदमी उसे होंग डोंगसो के यहाँ पे कोरिया विजिट करने के बारे में पूछता है और पूछता है क्या वो डेंजन जहाँ पे मिस्टर बीएक था उसने ही मदद की थी क्या। पर मिस्टर वो जिनचुल कहता है हाँ सर वो मेरे साथ था, पर मैं इतना श्योर हूँ उसने उसकी मदद नहीं की थी। वो आदमी कहता है तो फिर कौन किया था, इस बारे में कुछ पता है। वो जिनचुल कुछ भी नहीं कहता और सोचने लगता है मुझे शक है उस पर मैं फिर से बार बार उसी के बारे में क्यों सोचता हूँ, मैंने ही उसका माना मापा था, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सोचते हुए देख के वो आदमी कहता है समझ में आ गया, तुम मुझे अभी बताना नहीं चाहते, सारे फैक्ट्स गैदर करने के बाद जब कंफर्म हो जाओगे उसी के बाद मुझे बताओगे। पर कोई नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट है जापान के उस न्यूज़ के बारे में कि वहाँ पे एक एंट मिला जिसके पास विंग्स भी था। वो सब इस बारे में बातें कर रहे थे, तभी उस आदमी को बिल्डिंग बी से कुछ सुनाई देता है और वो उस तरफ देखते हुए कहने लगता है उस बिल्डिंग में कुछ चल रहा है। वो जिनजुल को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता और ये सुन के वो आदमी कहता है हाँ मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सेंसिटिव हूँ। ये सुन के वो जिनजुल कहता है लगता है कि कोई हंटर ऐसा कुछ कर रहा है, मैं जाके चेक करता हूँ। पर उस आदमी को देखते हैं वो कहता है नहीं मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ। उसके मुंह से ये सुनने के बाद वो जिनजुल कहता है सोचने लगता है फिर से ये कुछ पका रहा है। हाँ इसके पास इतना जेंटल फेस है, इसीलिए कुछ देर के लिए मैं भूल गया था ये कौन है। उस आदमी को देखते हैं जाने लगता है और तभी वो उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है चलिए मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के अंदर, देखते हैं वो आदमी यानी मिस्टर जंग जिनको कहता है मशीन के हिसाब से तुम्हारा माना अनमेजरेबल है, तो क्या तुम 3 दिन बाद आ सकते हो, क्योंकि एडवांस माना मीटर के लिए हमें परमिशन की भी ज़रूरत है। उसका माना अनमेजरेबल है। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाता है, सबको ये सोचने लगते हैं क्या अनमेजरेबल, क्या इसका मतलब वो एक एस रैंक हंटर है। आई डोंट बिलीव दिस, मैं एक्चुअली ये अपने सामने होते हुए देख रहा हूँ। सबके मुंह में अब यही बात था कि वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। जो सारे एजेंट्स वहाँ पे थे वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। हम एक एस रैंक हंटर को तो कभी भी अपने गिल्ड में शामिल नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे इतने ताकत ही नहीं है हम उसे अपने साथ रख सके। पर हो सकता है ये हमारे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि हम उसे अपने साथ ला सके। पर तभी बहुत सारे एजेंट सामने देखते हैं और सामने देखते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या देखो, ओ माय गॉड, ये तो द हंटर्स गिल्ड का मास्टर है, सच में ये सोई जोंग इन है। और तभी सोई जोंग इन को देखते हैं, वो गेट से अंदर आ रहा था। सब कोई बस चौंकते हुए कहते हैं द अल्टीमेट हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। सो ये है द हंटर्स गिल्ड का एस रैंक हंटर सोई जोंग इन। उसके आते ही सबके मुंह में बस उसका ही नाम। जिन भी उसे सामने देख के चौंकता है और कहता है क्या सोई जोंग इन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि ये फायर टाइप मैजिशियन है, इसके पास इतना पावर है कि सिर्फ एक चैंटिंग से एक बिल्डिंग को तबाह कर सकता है, इसीलिए लोग इसे द अल्टीमेट हंटर कहते हैं।
और मेरा निकनेम ये तो इसी की वजह से रखा गया था। ये कह के वो हंसने लगता है और सामने जाने लगता है। बाकी पीछे से सारा जो हंटर्स वो सब विस्पर करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये बंदा इसे अपने गिल्ड में शामिल करने आया है और इसे पता कैसे चला, क्या ये पहले से ही जानते थे और इस बंदे को लेने के लिए मास्टर खुद यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ वो जिनजुन को देखते हैं, वो भी ये सुन के पूरी तरह से शॉक, क्योंकि संग जिनबू ये एक एस रैंक हंटर है। दूसरी तरफ हम सोई जोंग को देखते हैं, वो जिन की तरफ देखने लगता है और मन में सोचने लगता है सब कोई अब इसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना इसके माना को मेजर नहीं किया गया और इसे 3 दिन बाद बुलाया जा रहा है इसकी माना को मापने के लिए। और तभी वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ, एसोसिएशन को फिर से माना मीटर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं इसे देख पा रहा हूँ देख के तो उतना समझ में आ रहा है कि ये प्रोबेबली हम में से कईयों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी सामने जाके वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है क्या तुम्हारे पास कोई गिल्ड है या फिर तुम मेरे गिल्ड के अंदर आने के लिए राज़ी हो। वो उससे ये सब पूछ ही रहा था, पर तभी देखते हैं जिनहू उसे पास करते हुए कहता है सॉरी पर मैं बिज़ी हूँ। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। दूसरी तरफ सारे जो एजेंट्स और सारे लोग थे वो सब ये देख के चौंक जाते हैं, इस बंदे ने सोई जोंग जो कि द हंटर गिल्ड का मास्टर है उसे इनकार कर दिया है। पर जिन को देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए बस इतना ही सोचने लगता है मेरे पास 3 दिन है, उसके अंदर मुझे और ज़्यादा लेवल अप करना है। सोई को देखते हैं वो जिनचुल को कहने लगते हैं क्या मैंने उसे अपना नाम बताने में या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में गलती कर दी, या फिर वो मुझे जानता नहीं है। और तभी सोचने लगता है कि मैंने ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। और जब वो पीछे देखता है तब तक जिन वहाँ से गायब हो चुका था और ये देख के वो हंसने लगता है और कहता है इतनी जल्दी वो गायब हो गया, वो भी कोई भी ट्रेस छोड़े बिना। मुझे लगता है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल एसासिन टाइप हंटर है। और तभी देखते हैं वहाँ पे मिस्टर बी एक दौड़ते दौड़ते आ जाता है। मिस्टर सोई सोचने लगता है अगर मैंने उसे अपने गिल्ड के अंदर शामिल कर लिया तो मेरे गिल्ड में 3 एस रैंक हंटर हो जाएंगे, तो फिर मैं कोरिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हो सकता है इस पूरे दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड मास्टर बन जाऊंगा। तभी वो अपने सामने मिस्टर बी को देख के भी चौंक जाता है और सोचने लगता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसे पहले से पता था। अच्छा तो कुछ दिन पहले जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ था अब मुझे पता चल गया वहाँ पे उसकी मदद किसने की थी, ये संग जिनबू ही था। सो इसीलिए उसे पता था और इसीलिए भागते भागते वो यहाँ पे आया है। मिस्टर बी आके चारों तरफ संग जिनबू को ढूंढ रहा था, उसे वो कहीं नहीं मिलता और वो नीचे देखते हुए सोचने लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब तो लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही उलझ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉस्पिटल की सीन देखते हैं। वहाँ पे जीन फिर से अपने माँ के पास आया है और उन्हें देखते हुए कहता है आपको देख के तो ऐसा लगता है अब अभी मेरे सामने आँख खोलेंगी और उठ के बैठ जाएंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। इटर्नल स्लम्बर जिस डिजीज में उसके माँ है, ये एक इस तरह का डिजीज है जिसमें कॉन्शियस नहीं रहता है, बस जिंदा रहता है। ये उसके माँ को तब से हुआ है जब से गेट का अपीयरेंस होना शुरू हुआ था। वो बाहर जाते हुए सोचने लगता है मैं आपको बचा लूँगा माँ, कुछ ही दिन रुकिए। बाहर जाते हुए वो सोचने लगता है मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और ज़्यादा लेवल अप करना पड़ेगा। वहाँ पे और भी ज़्यादा लेवल्स थे, वहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लोर्स थे, पर मिड लेवल बॉस वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पता नहीं ऊपर वाला यानी मेन जो डंजन बॉस होने वाला है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या मैं उसे हरा पाऊँगा। और तभी जब वो जा रहा था सामने मिस्टर बू जिनचुल कहता है क्या तुम ही थे वो जिसने डबल डंजन की बॉस को हराया था। मुझे हमेशा लगता था मेरे आँख बहुत अच्छे हैं टैलेंट ढूंढने में, पर तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। जिन उसे देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है हम हमेशा टकरा जाते हैं, है ना मिस्टर बू। मिस्टर बू उसे अपने सर्वेलेंस टीम के बारे में बताने लगते हैं कि उनका काम क्या है, उनको कैसे हंटर्स को मैनेज करना पड़ता है। पर वो लोग जितना भी मैनेज करने की कोशिश करे, जितना भी कुछ करे, एक एस रैंक हंटर कभी भी उनके हाथ में नहीं आने वाला। एक एस रैंक हंटर को लॉ से बांधा नहीं जा सकता। पर जिन आगे जाता है और कहने लगता है मुझे इसमें कोई परवाह नहीं, मुझे सर्वेलेंस टीम से लेना देना भी नहीं है। वो जा रहा था तभी मिस्टर बू जिनचुल कहता है यहाँ पे कोई है जो कि तुमसे मिलना चाहता है मिस्टर संग, प्लीज़ मेरे साथ आओ। और तभी देखते हैं चेयरमैन ऑफ हंटर्स एसोसिएशन वो गुन ही जिन से मिलने आया है। वो आके जिन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिन भी उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या ये है चेयरमैन, ये अभी 80 का हुआ है पर इनकी बॉडी जैसे कि अभी भी एक रेसलर की तरह है, और उससे ऊपर ये एक एस रैंक का हंटर था। सच में ये है रियल डील। चेयरमैन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं एस रैंक हंटर बनने के लिए, पर वो कहता है अभी भी मेरा रीइवैल्यूएट होना बाकी है। पर वो कहते हैं
तुम्हें लगता है ये सब हमारे लिए यानी एस रैंक हंटर्स के लिए ज़रूरी है? ये हमारे पावर्स को माफ ही नहीं सकते। इन्हें ऐसा डिज़ाइन किया गया है ये हमारे पावर्स से निचले लेवल यानी ए रैंक तक ही शामिल हो सके। ये कभी भी कोई एस रैंक हंटर्स के माना को नहीं माप सकते। अगर ये मीटर कैपेबल होगा तुम्हारे माना को मापने का तो शायद तुम्हारा रैंक एस या फिर एस रैंक होगा। पर फिर भी चाहे जितने भी एस लगाए फिर भी मुझे नहीं लगता तुम्हारे पावर्स को एक्यूरेटली मापा जा सकता है। जिन कहता है फिर क्यों ये मीटर्स ऐसे ही लगाया जाता है? ताकि हम तुम जैसे लोगों से मिल सके, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड है। क्या तुम्हें मेरे पीछे ये दिख रहा है? बो जिनचुल ये एक ए रैंक का हंटर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी इसने हमारी टीम यानी सर्वेलेंस टीम को ज्वाइन किया। तुम्हें पता है ये पावरफुल है फिर भी इसका नाम ज़्यादा लोग नहीं जानते, नॉर्मल हंटर्स की लोग जितना जानते हैं। कौन अपना नाम फेम सब कुछ छोड़ के हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेगा? इस देश में शांति बजाय रखना चाहेगा। जिन ये सब सुन तो रहा था पर उसे ज़्यादा समझ नहीं आता और इसलिए वो कहता है अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तभी हंसते हुए चेयरमैन कहते हैं मैं तो बस तुम्हें करियर में एक नया रास्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है इस कंट्री को मैजिक बीस्ट से कौन बचाता है? वो हंटर्स है, गवर्नमेंट नहीं। वही है हमारे इस कंट्री का बैकबोन। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ रेगुलेट करता है वो है हंटर एसोसिएशन। मैं तुम्हें हम में से एक बना सकता हूँ मिस्टर संग। ये सुन के जिन थोड़ा सा सीरियस होता है और सोचने लगता है क्या वो मुझे पावर ऑफर कर रहा है? और तभी कहता है मुझे रिक्रूट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चेयरमैन उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे मेजर 5 गिल्ड्स है और बाकी छोटे छोटे गिल्ड्स है, मगर मेजर जो है वो 5 गिल्ड्स ही है और उनके बीच में अभी जो पावर है उसमें एक बैलेंस है। पर अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड के अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे पावर बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा और हो सकता है इसके वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैल जाए। और तुम्हें पता है हंटर्स के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तुम्हें ये भी पता है इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं है जो कि मॉन्स्टर है। एक्चुअली में जो हंटर्स है वो भी इक्वली में मॉन्स्टर की तरह ही है। ये सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है मिस्टर संग? जिनको देखते हैं वो सोचने लगता है ये बुरा ऑफर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे फास्ट ट्रैक ढूंढते हैं सक्सेस पाने की और यहाँ तक कि मिस्टर चेयरमैन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। वो हंटर्स को तो जानते ही है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट प्रेस सब में उनका इन्फ्लुएंस है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी भी है। इस तरह का अपॉर्चुनिटी इजीली नहीं आते। दूसरी तरफ मिस्टर चेयरमैन को देखते हैं, वो भी सोच रहा है ये जो हंटर एसोसिएशन है ये कोई भी गिल्ड से अलग है। ये इन सबको अच्छे से ऑपरेट कराने के लिए है। अभी मेरा एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे अपने लिए एक सक्सेसर की ज़रूरत है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी जिन कहता है आई एम सॉरी। ये सुन के वो पूरी तरह से चौंक जाता है, सोचने लगता है शायद वो पैसे के पीछे ही है। पर तभी जिन कहता है मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के वो और ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहता है फाइट का मतलब है तुम मैजिक बीस्ट से लड़ना चाहते हो है ना? जिन कहता है हाँ। और तभी देखता है जिन को वो सोचने लगता है हाँ हो सकता है यहाँ पे मुझे पावर्स मिलेंगे पर मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, मैं डेंजन्स में ही बिलोंग करता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुन के मिस्टर चेयरमैन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसकी आंखों की तरफ देख के सोचने लगता है नहीं आई डोंट बिलीव दिस। उसकी आंखें वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो अपने छाती पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे ये फीलिंग याद नहीं है कब मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़का था। अगर मैं 20 नहीं 10 साल और ज़्यादा यंगर होता तो मैं शायद उसके साथ लड़ सकता था। वो ये सब सोच रहा था तभी जीन उठते हुए कहता है मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है, चलिए अब मुझे जाना होगा। मिस्टर चेयरमैन भी उसे बाय करता है। तभी देखते हैं जीन जाते हुए मिस्टर बू को कहते हैं मिस्टर बू सच में आपके पास एक अच्छी आंखें है, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं था जिसने डबल डेंजन में उस बीस्ट को हराया था। वो ये कह के चला जाता है। उसकी ये बात सुन के मिस्टर बू बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं तो फिर वो कौन था? उसके जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर चेयरमैन उसी के बातों के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में, यहाँ तक कि मिस्टर बू जिनजुल के साथ भी उसी के बारे में बात कर रहा है। उसे पता है अगर हंटर एसोसिएशन कुछ देर के लिए भी गायब हो गया तो जो मेजर गिल्ड्स है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि वो एक कंट्री के एक मिलिट्री के बराबर जितना ताकतवर है, वो पागल हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही वो मेजर गिल्ड्स अपने अंदर नए नए हंटर्स को रिक्रूट करते रहे वो और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। और तभी वो सोचने लगता है एक हंटर सच में वो तो डेंजन में ही बिलोंग करता है। और तभी बू जिनचुल को कहता है स्केड्यूल क्लियर कर दो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। बू जिनचुल कहता है पर सर आप तो मिनिस्टर्स उनसे मिलना चाहते थे ना आज? पर वो कहते हैं नहीं मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। और तभी सामने देखते हुए सोचने लगता है संग जिनबू
तुमने मुझे फिर से एक्साइटमेंट क्या होता है वो बता दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम एक फाइट सीन को देखते हैं। होंग डोंगसो को देखते हैं, उसकी मुंह से खून निकल रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी संग लिहान को देखते हैं जो कि उसे पीट रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। तभी वो आँख खुलता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देखते हैं वो एक हॉस्पिटल में है और वो कहता है ये एक ड्रीम नहीं था। और तभी अपने साइड में देखता है डेप्यूटी डायरेक्टर खड़ा हुआ है और वो कहता है मेरे जैसे लूजर के साथ आपका क्या काम है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं मुझे बस तुमसे ये पूछना था, क्या तुम श्योर हो संग लिहान एक बीस्ट है? ये सुन के होंग डोंगसो कहता है आपको क्या लगता है मैं किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करूंगा? तभी वो आदमी उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहता है इस वीडियो में वो किसी की जान बचा रहा है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी बीस्ट ऐसा करेगा? पर होंग डोंगसो बात को घुमाते हुए कहता है कोई भी इंसान, कोई भी हंटर, कोई डेंजर के अंदर मिलेगा? मैं कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, वो एक बीस्ट है, बीस्ट। उसकी ये बात सुन के डिप्टी डायरेक्टर कहता है ठीक है, अगर तुम ठीक हो जाओगे मेरे वहाँ पे आ जाना, तुमसे कुछ सिग्नेचर चाहिए होंगे। उसके जाने के बाद हम देखते हैं होंग डोंगसो उसी के बारे में सोच रहा है सच में ये एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट था। उसके बारे में सोचने लगता है, उसने उसे कहा था कभी भी कोरिया में पैर मत रखना। मैं ये अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अगर तुम कभी भी आए, सच में मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ये याद आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है उसने मुझे धमकी देने की कोशिश कैसे की? हाँ मुझे ऑलरेडी पता है वो कहा है, बस मुझे थोड़ा सा ठीक होना है और उसके बाद अपने आर्टिफैक्ट्स के साथ मैं उसे कैप्चर कर लूँगा। तभी वो बहुत ही गुस्से के साथ वो कहने लगता है इस बार मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।